चलो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हम डेरिवेशन कर रहे हैं. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल. तो देखिए, एक स्फेरिकल शेल हमें भी दे दिया जाएगा, इसके ऊपर चार्ज स्प्रेड होगा, ठीक है. और स्फेरिकल शेल का रेडियस है आर और छोटा आर है रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस. तो हमने ये चार्ज दिया है, ठीक है. ये इसके ऊपर यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गया है. तो कंसीडर दैट चार्ज स्प्रेड यूनिफॉर्मली ओवर स्फेरिकल शेल. तो यहाँ पर हम एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, स्फेरिकल शेल. यहाँ पर हम टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी. तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है, क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी टर्म्स यूज करते हैं और इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से. सो सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया. एरिया किसका? इसका स्फेरिकल शेल का. भी पहले शुरुआत में तो स्फेरिकल शेल बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना. स्फेरिकल शेल पे चार्ज दे देंगे, यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा. तो स्फेरिकल शेल का एरिया लेंगे हम लोग, यानी कि Q/4πr², ठीक है. तो Q नेट अभी कितना है हमारे पास? सिग्मा इंटू 4πr². ओके, ये Q नेट की वैल्यू है हमारे पास, सिग्मा इंटू 4πr². अब इसके आसपास हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे. तो इसके आसपास सिमेट्रिकल सरफेस ड्रॉ करते ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए. तो अब ये भी लिख देना, कंसीडर स्मॉल एरिया ds ऑन द गॉसियन सरफेस, ठीक है ना. अब इसमें 3 केस होते हैं जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है. तो पहला केस है, और ये सब बातें लिखना आप, कि वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P. तो पहला केस हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोगों का जो रेडियस है ना, जो हमारा जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं वो छोटा है, रेडियस हमारा छोटा है इस स्फेरिकल शेल का, और जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं वो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बड़ी है. तो देखते हैं कैसे निकालते हैं हम लोग. तो देखो, चार्ज जो स्प्रेड हो गया तो हमें पता ही है, ठीक है ना. अब अप्लाइंग इंटीग्रेशन ऑफ EDS फ्लक्स. तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? फ्लक्स कितना निकलेगा? अप्लाइंग फ्लक्स एमिटिंग फ्रॉम गॉसियन सरफेस. गॉसियन सरफेस जो हमने बाहर बनाई थी उससे फ्लक्स कितना अराइज होगा? तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है? भाई हमने क्या किया था, एक छोटा सा एरिया तो लिया था हमने यहाँ पे. देखिए, हमने एक छोटा सा यहाँ पे एरिया कंसिडर किया था. तो इससे जो फ्लक्स अराइज होगा वो कितना हो जाएगा? तो इससे जो फ्लक्स अराइज होगा उसकी हम चर्चा कर रहे हैं. तो इसे देखते हैं फ्लक्स कितना अराइज होगा. तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ EDS cos थीटा, वेयर E इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, D जो हम छोटा सा वेक्टर लिया, और E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, DS छोटा सा वेक्टर लिया, एरिया वेक्टर, और cos थीटा जो है दोनों के बीच का एंगल है. तो देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो बाहर होगी. भाई आपके पास है कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज ही तो है, तो बाहर ही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. निगेटिव ले लोगे तो अंदर हो जाएगी, लेकिन आप बाहर ही लेना ना, डायग्राम खूबसूरत लगता है, खूबसूरती भी इंपॉर्टेंट होती है. और DS वेक्टर भी बाहर की तरफ ही होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है. तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या बनेगा, ठीक है ना. तो इन दोनों के बीच का एंगल बन जाएगा, इन दोनों के बीच का एंगल E और DS के बीच का इंटीग्रेशन करने से पहले हम एंगल देखेंगे तो वो 0 डिग्री बन जाएगा. cos 0 1 होता है, ठीक है ना. तो कैसे 0 होता है कि 1 होता है सोचना ही नहीं है. अगर cos 0 1 नहीं होता तो डेरिवेशन ही खत्म हो जाता. तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ EDS. अच्छा, ऑल्सो बाय गॉसेस थ्योरम से भी हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग गॉसेस थ्योरम से? हम लोग क्या जानते हैं? तो गॉसेस थ्योरम से हम ये जानते हैं, नेट फ्लक्स इनसाइड अ क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज. तो Q नेट अपॉन ε0 होता है, ये हम लोग जानते हैं फ्लक्स का फॉर्मूला. तो कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, अगर दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर कर दें, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, देखिए 2 फॉर्मूले हमारे पास. एक तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमने ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ EDS, और एक हमने गॉसेस थ्योरम लिया. दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस, क्या मिल जाएगा हमें? अगर हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ EDS इक्वल्स टू Q नेट अपॉन ε0. ये हमें मिल गया यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ EDS इक्वल्स टू Q नॉट अपॉन ε0. अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो कांस्टेंट रहेगी. क्यों रहेगी कांस्टेंट? क्योंकि गॉसियन सरफेस ही सिमेट्रिकल थी. और इंटीग्रेशन ऑफ DS इक्वल्स टू Q नेट अपॉन ε0 हो जाएगा. अब इंटीग्रेशन ऑफ DS मतलब क्या हो गया? गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस. और सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस क्या होता है आपको पता है? गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा भाई, बताओ क्या होता है भाई सरफेस एरिया स्फीयर का? तो ये होता है 4πr², क्योंकि स्फेरिकल शेल में स्फीयर का सरफेस एरिया इतना ही होता है. अब E इंटू 4πr² हो गया ये, और यहाँ हो गया Q नेट अपॉन ε0, ठीक है ना. Q नेट अपॉन ε0 ये हो गया. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी आ गई? ये वैल्यू आ गई Q नेट अपॉन ε0, ठीक.
ये आ चुकी है हमारे पास, और 4πr² भी हमने अरेंज करके लिख देते हैं। अच्छा एक काम करते हैं ना, क्यू नेट की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, क्यू नेट की वैल्यू भी पुट कर देते हैं थोड़ी देर बाद ना। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, एक दूसरा काम करते हैं, इसको अच्छा नहीं लग रहा बस इसलिए, बाकी इसमें कोई ख़राबी नहीं है। क्यू नेट की जगह सिर्फ क्यू लिख देते हैं ना, क्यू नेट की जगह क्यू लिख देते हैं, और 4πr² को ऐसे लिख देते हैं 4πε0 और r² भी लिख लेते हैं। थोड़ा स्टाइल से लिख लिया हमने ना, थोड़ा स्टाइल में रहने का। तो आप अगर ध्यान से देखो, तो ये वही फॉर्मूला आ गया जो पॉइंट चार्ज का आता है। तो यहाँ से हम इससे कंक्लूजन में निकाल सकते हैं कि भले ही आपका पूरा चार्ज सरफेस स्प्रेड कर गया है और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है, अभी आप देखोगे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम जीरो निकालेंगे तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है क्योंकि चार्ज तो है ही नहीं। लेकिन फिर भी चार्ज का बिहेवियर ऐसा है कि पूरा चार्ज क्या है, पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड। ये बिहेवियर है नहीं पॉइंट पे कुछ चार्ज, बिहेवियर है उसका, क्योंकि फॉर्मूला तो वही आ रहा है ना जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला आता है, वही फॉर्मूला आ रहा है। तो चार्ज का बिहेवियर ऐसा है कि पूरा चार्ज कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है, कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है, चार्ज का बिहेवियर कैसा है, पूरा चार्ज कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है, सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, लेकिन अभी डेरिवेशन खत्म नहीं हो और आगे बात बढ़ेगी। अब क्यू की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, तो भाई क्यू की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, तो क्यू की जगह हम पुट कर सकते हैं सिग्मा इंटू 4πr²। ठीक है ना, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे सिग्मा इंटू 4π, अभी लिखा था ना हमने सिग्मा इंटू 4πr² पहले पेज पे, अरे यार विश्वास नहीं होता तुम लोगों को, लो मैं दिखाता हूँ, ये लिखा, ये देखो ये लिखा है सिग्मा इंटू 4πr²। सिग्मा बताया था सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4πε0। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4π से 4π कैंसिल कर देंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा सिग्मा r² ठीक है ना, 4π से 4π तो कैंसिल हो चुका है, तो थोड़ा सा मैं गलत लिख दिया यहाँ पे। तो ये आ गया हमारे पास E = सिग्मा/ε0 r²/r²। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, अब ध्यान से देखो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² आ रही है। तो अगर आपसे सिर्फ इसी केस का ग्राफ पूछा जाए, सिर्फ इसी केस का, ओवरऑल ग्राफ नहीं, ओवरऑल ग्राफ तो हम अलग बनाएंगे अभी, इसी केस का ग्राफ पूछ ले कोई आपसे फर्स्ट केस का, तो ये हो जाएगा। और नहीं भी पूछे तो भी बना देना, क्या दिक्कत है, डेरिवेशन है तब भी कर देना। इसका ग्राफ ऐसा होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। अच्छा ठीक, अब हम लोग केस बी करेंगे। केस बी, हालांकि आपके एनसीईआरटी में दिया है कि केस बी नहीं है, लेकिन क्या अंतर पड़ रहा है, कितना अंतर आएगा केस बी में, है क्या केस बी, क्या आपको जब सरफेस पे निकालना है, जब यानी कि जब आपकी वैल्यू मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब आपको सरफेस पे निकालना है, जब आर की वैल्यू आर के बराबर हो जाए तो क्या होगा। तो देखो अब क्या होगा, आर की वैल्यू जब आर के बराबर हो जाएगी तो अब क्या होगा, ठीक है ना। तो आर की वैल्यू आर के बराबर हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला तो हम जानते हैं, सिग्मा/ε0 r²/r², तो दोनों जगह r² रख दो तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट आ जाएगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट वैल्यू आ गई, सिग्मा एक कांस्टेंट है और ε0 कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू। अब लास्ट केस आता है केस थर्ड है ना, जब हमारा जो आर की वैल्यू है वो बड़े आर से छोटी है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम अंदर निकाल रहे हैं ना, ये हमने चार्ज दिया था और चार्ज सरफेस पे स्प्रेड कर गया, तो इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम अंदर निकाल रहे हैं। तो अगर अंदर के किसी पॉइंट से गॉसियन सरफेस बनाएं तो गॉसियन सरफेस को कोई चार्ज ही इनक्लोज नहीं करेगी। ठीक है ना, एज नो चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, आपने गॉसियन सरफेस बनाई तो यहाँ पे तो कोई चार्ज स्प्रेड नहीं हो रहा है, और चार्ज ही है ही नहीं इसके अंदर, जो भी उसके बाहर है चार्ज, तो नेट चार्ज अंदर ज़ीरो है। भाई आपने लाइटें यहाँ जला दी हैं और रोशनी अंदर देख रहे हो, जो लाइट जो इलेक्ट्रिक लाइंस यहाँ से निकलनी चाहिए उनकी रोशनी आप अंदर ढूंढ रहे हो, तो कैसे मिल जाएगी आप, तो नेट चार्ज ज़ीरो है। तो नेट चार्ज जीरो है तो वैसे ही आप उनको पता है फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ EDS और एक और फॉर्मूला Q/ε0। डायरेक्टली लिख दो कि अगर नेट चार्ज ज़ीरो है तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होती। तो इसका एक ओवरऑल ग्राफ भी बनाने को आता है ना, ओवरऑल ग्राफ बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। ओवरऑल ग्राफ आप देख लें, ओवरऑल ग्राफ भी बनाने को आ जाता है। तो ओवरऑल ग्राफ में अपन को क्या करना है, ओवरऑल ग्राफ में पता नहीं क्या हो गया, लाइन कहाँ से चाहिए है। ओवरऑल ग्राफ में अपन को क्या करना है, देखिए मैं सीख रहा हूँ ना, बहुत सालों बाद में इसको यूज़ कर रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लगता है। तो ओवरऑल ग्राफ में अपन को क्या करना है, सबसे पहले देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको पता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। लेकिन ये बाहर होता है, अंदर तो ज़ीरो होता है ना। कब तक ज़ीरो होता है, कब तक ज़ीरो होता है, जब तक कि हमारी अंदर से डिस्टेंस, जो हमने सेंटर से हम डिस्टेंस ले रहे हैं ना, यहाँ लिख देना आपने डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस एट सेंटर ले लिया हमने ये, और वहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
तो जब तक हमारा आर कैपिटल आर के बराबर नहीं हो जाता, जब तक हमारा स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर नहीं हो जाता, तब तक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो रहती है और अचानक से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रकट होती है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो जाती है और इस तरीके से रेक्टेंगल हाइपरबोला बनता है, लेकिन कभी टच नहीं करेगा, यहाँ पे ना टच नहीं करेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जैसा ग्राफ बनाना, मेरा तो उतना नहीं लग रहा, लेकिन तुम बनाना, तो ये कभी टच नहीं करेगा। और क्यों नहीं टच करेगा आपको पता है, क्यों नहीं टच करेगा ये? तो ये इसलिए नहीं टच करेगा कि नहीं करता टच। क्या कर लोगे, नहीं करता टच भाई, इन्फिनिटी पे टच करेगा ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, तो आर जब इन्फिनिटी होगा, व्हेन आर इक्वल्स टू इन्फिनिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स टू जीरो, तो कभी टच ही नहीं करेगा ये, ठीक है ना। तो ये इस तरीके की कुछ बातें। अच्छा, यूनिट्स भी लिख दिया ना, ये न्यूटन पर कूलाम ले लिया हमने, मीटर ले लिया, थोड़ा सब अट्रैक्टिव लगता है। अगर नहीं भी लिखोगे तो भी कुछ नहीं होता है, तो लेकिन लिख देना फिर भी, ठीक। तो देख लेना, जब ये आर होगा, यानी कि जब एक्स एक्सिस की वैल्यू किसके बराबर होगी, आर के बराबर होगी, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहाँ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है ना, तो इस पॉइंट की वैल्यू जब आर होगी तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिरती चली जाएगी। इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या होगी, वैल्यू जीरो होगी। तो ये हमने सेंटर से ग्राफ बनाया था, ठीक है ना। देखते हैं कैसा रिकॉर्ड हुआ, वीडियो रिकॉर्ड हुआ भी है कि बस मैं ऐसी बकवास करे जा रहा हूँ।